ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ अब हम जो बात करने वाले हैं ये बात हो रही है आप लोगों की। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। बात कर रहे हैं एमपी सेट और यूजीसी नेट की, है ना, यूजीसी नेट की। और इसका एग्ज़ाम जून 2023 में है। मैं बात कर रहा हूँ यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 1 में आप लोगों से मैंने इसके पहले भी कई क्लासेस बता चुका हूँ कि समाज सुधार कौन कौन से हैं। और यहाँ जो बात करने वाला हूँ स्वतंत्रता के बाद सामाजिक सुधारों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। कौन कौन से नाम आते हैं अभी ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। इम्पॉर्टेंट क्लास है आप सबके लिए, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। आप लोग जहाँ पे नोट किए हैं उसको करेक्ट कर दीजिएगा सभी कंटेंट को। अब दोबारा से आप सभी लोग यहाँ पे करेक्ट करिए। बाबा आमटे का नाम आपको बता दूं, इनको पूरा नाम है डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे। इन्हें बाबा आमटे भी कहा जाता है और ये विख्यात भी हैं बाबा आमटे से। भारत के प्रमुख समाज सेवी में से इनको जाना जाता है बाबा आमटे जी को। आपको बता दूं चंदरपुर में महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में एक स्थित है चंदरपुर, और चंदरपुर में महाराष्ट्र में स्थित आनंद वन का नाम प्रसिद्ध है। किसका नाम प्रसिद्ध है? आनंद वन का नाम प्रसिद्ध है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ बाबा आमटे का नाम आनंद वन से आता है और अन्ना हजारे जी का नाम आता है रालेगन सिद्धि से। तो पेपर में सम्मिलित करने वाले प्रश्न एक बार यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है, आगामी परीक्षाओं में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। देख सकते हैं आप लोग, बाबा आमटे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जो विशेष रूप से कुष्ठ रोगों से पीड़ित लोगों के पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए काम के लिए जाने जाते थे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। और आपको रिहेबिलिटेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। रिहेबिलिटेशन उन उपायों का एक समूह के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं जिसने उन व्यक्तियों की मदद की है जो दिव्यांगता का अनुभव करते हैं या उन्हें दिव्यांगता होने की संभावना है, जिससे वो अपने वातावरण में पारस्परिक क्रिया करते समय अधिकतम कार्यात्मकता को प्राप्त कर सके। मतलब जो बिहेवियर जो इस समय पहले व्यक्ति क्या कर रहा था, सामान्य व्यवहार कर रहा था, अब वो असामान्य व्यवहार करने लगा, तो वह गया एक सामाजिक कार्यकर्ता के पास या एक संस्था के पास। तो वहाँ पे मेडिकल सोशल वर्कर ने क्या किया, उसके जो असामान्य व्यवहार आ रहे थे उस पे उसने चिकित्सा के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से, उपकरणों की सहायता से, संसाधनों की सहायता से उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा। तो अब वो व्यक्ति सामान्य व्यवहार करने लगा समाज में। तो उस व्यक्ति के अंदर ये शब्द आता है रिहेबिलिटेशन का। हमने उसको क्या कर दिया, पुनर्वासित कर दिया, या उसे हमने क्या कर दिया, पुनः उसे स्थापित कर दिया सामान्य व्यवहार में। तो उसको कहते हैं पुनर्वास। ठीक है। सन 1986 में अगर हम बात करें, पद्मश्री और पद्म विभूषण से उसे सम्मानित किया गया है। पेपर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूछा जाता है यूजीसी में, परंतु आप लोग ध्यान रखें। 1973 में आमटे ने जो है गढ़चिरौली ज़िले में मीडिया गौड़ आदिवासी के लिए, तो किस आदिवासी के लिए ध्यान रखेंगे, जो है मडिया गौड़ आदिवासी, ठीक है, मडिया गौड़ और आदिवासी के लिए काम करने वाले एक लोक बिरादरी प्रचारक की स्थापना की थी। तो बाबा आमटे ने सन 1973 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको सन 1985 में दिया गया। मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार इनको दिया गया 1988 में बाबा आमटे जी को। तो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट लग सकता है आप लोगों के लिए कि मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार किस व्यक्ति को या किस समाज सुधारक व्यक्ति को दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बाबा आमटे को दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें बाबा आमटे के बारे में, तो बाबा आमटे को कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए जाना जाता है और सन 1982 में आनंद वन आश्रम की स्थापना भी इन्होंने की थी। ठीक है, याद रखेंगे। सन 1982 नहीं, 1952 है, 1952 है, 1952 है। 1952 में आनंद वन आश्रम की स्थापना की थी और इसी कार्य के लिए उन्हें पद्म विभूषण और गांधी शांति और रेमन मैग्सेसे का जो अवार्ड है इनको सम्मानित किया गया था आनंद वन आश्रम की स्थापना के लिए। उसी के लिए इनको जो है यह जो है अवार्ड दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बाबा आमटे ने यहाँ पे आनंद वन का मूल मंत्र बनाया, श्रम ही है श्री राम हमारा। यह जो है एक नारा दिया था, एक स्लोगन भी कह सकते हैं आप इसे, और इसकी गूंज पूरे देश में होने लगी।
ठीक है। और वर्तमान में यह आनंद वन एक स्वस्थ और आनंदमयी और कर्मयोगी की एक बस्ती के रूप में स्थापित हो चुका, ठीक है। कभी भीख मांगकर और समाज में अपमानित जीवन जीने वाले जो लोग थे, आज आनंद वन में अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं जो हैं स्वयं पैदा कर रहे हैं। ये चीज़ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको PDF में भी दे दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लीजिए। जो बाबा आमटे ने अपना सारा जीवन सामाजिक कार्य में समर्पित कर दिया और उन्हें लोगों ने सामाजिक एकजुटता की भावना को जागृत किया, जंगली जानवरों का शिकार रोका और नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे सामाजिक कार्य को देखा। और यह जब एक्टिविटी कर रहे थे तो उस दौरान में सन 1971 में इन्हें जो है पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा गया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इनकी उपलब्धि की बात अगर हम करें तो दो ऐसी कृति है जो बाबा आमटे की बहुत फेमस है। एक है ज्वाला अणि फूले और एक है उज्ज्वल उधा साठी। जो ज्वाला अणि फूले है ये आप ध्यान रखिएगा, नामक महाकाव्य है। ये आप लोगों को वनडे एग्ज़ाम जो होता है उसमें पूछा भी जाता है, लेकिन अभी तक UGC नेट में नहीं आया है। परंतु आप ध्यान रखेंगे, फूले नाम लिखा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि ज्योतिबा फूले हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ज्वाला अणि जो फूले है वो बाबा आमटे की किताब है। उज्ज्वल उधा साठी जो किताब है नामक काव्य है, ये भी बाबा आमटे की एक साहित्य के क्षेत्र में किताब है, इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बाबा आमटे पर एक प्रश्न आया हुआ है, आप यहाँ पर मुझे ज़रा बताएं कि कौन कौन से प्रश्न आप सबके लिए यहाँ पे ये प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए। बाबा आमटे को निम्नलिखित में से समाज कार्य के लिए जाना जाता है। तो आप लोगों ने बताया भी है अभी कि ऑप्शन नंबर जो 3 होगा ये करेक्ट होगा। कुष्ठ रोगियों के लिए जो कार्य है ये बाबा आमटे का संबंधित कार्य है, यही इसलिए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाबा आमटे के गुरु कौन है? तो महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों से वो बेहद प्रभावित थे, इसलिए माना भी जाता है कि बाबा आमटे के महात्मा गांधी जी और विनोबा भावे जी गुरु हैं। बाबा आमटे किस आंदोलन के नेता रहे हैं? तो 1985 में बाबा आमटे ने कश्मीर से कन्याकुमारी, यानी आप कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण, आपने मैप भी देखा होगा इस तरीके से, ठीक है। जो ये मैप बना हुआ है यहाँ जम्मू जो है कश्मीर से, और अगर हम बात करें यहाँ कन्याकुमारी तक में, यह 1985 की बात है। बाबा आमटे ने भारत जोड़ो आंदोलन चलाया था एक। उसके बाद सन 1988 में यहाँ गुजरात है और पूरब में आपका पूरब में क्या था बताया था मैंने, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ, हाँ, तो 1988 में जो है इन्होंने भारत जोड़ो आंदोलन चलाया था। तो ये दोनों बात भी आप लोग चाहो तो ध्यान में रख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ बाबा आमटे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, बाबा आमटे से संबंध में पहली पॉइंट तो ये कि उनका पूरा नाम क्या हो, है ना। तो आप बताएंगे डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे, बिल्कुल सही बात। और चंद्रपुर महाराष्ट्र में स्थित कौन सा है प्रसिद्ध गांव? तो आनंद वन है। इन्होंने अपना पूरा जीवन वन्य जीवन संरक्षण और नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए क्या कर दिया था? समर्पित कर दिया था। क्या कर दिया था? समर्पित कर दिया था। इन्होंने आनंदवन की स्थापना में आपको बताऊं तो इनके 2 पुत्र, एक गाय एवं 7 रोगियों के साथ और अपनी पत्नी साधना आमटे के साथ इन्होंने जो है आनंद वन की स्थापना की थी। तो कभी कभी पेपर में हम लोगों से ये भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा नहीं था, है ना। तो ध्यान रखिएगा, था कौन कौन सा? 2 पुत्र थे, एक गाय थी, 7 रोगी थे और अपनी पत्नी उनकी थी साधना आमटे थी, बाबा आमटे की पत्नी थी।
सन 1985 में बाबा आमटे ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो आंदोलन चलाया था, और 1988 में भारत जोड़ो आंदोलन कहां से कहां तक चलाया गया था? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। बस इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। बस ये आपका बाबा आमटे का जो टॉपिक है, इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अब मुझे बताइए कि अब आपको समझ में आ गया है बाबा आमटे के संबंध में? बताइए। चलिए अब बढ़िया आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे बारे में बात करें अगर हम लोग, तो अब नाम आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में जिक्र, यानी मेघा पाटेकर का नाम, मेघा पाटेकर का नाम। नर्मदा स्थित, आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, भारत में चल रहे पर्यावरण के आंदोलनों की परिपक्वता का उदाहरण। इनसे पहली बार पर्यावरण और विकास के संघर्ष का राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आ रही सर। जी आवाज नहीं जा रही मेरी? आ रही है सर। ओके आ रही है सर। ओके आ रही है सर। हाँ, तो मेघा पाटेकर की प्रसिद्धि अगर कहीं पर है तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता के रूप में है, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। राष्ट्रीय जन आंदोलन गठबंधन की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। मेघा पाटेकर टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, जिसको आप लोग को पता होगा TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के बारे में, इसकी अगर हम बात करें मुंबई में समाज कार्य में स्नातकोत्तर किया है, और ये बात आप सबको अच्छे से पता है। और वे अपने अध्ययन को छोड़कर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में जनजाति और किसान के आंदोलनों से जुड़े और नर्मदा बचाओ आंदोलन का इन्होंने जन्म दिया, या एक प्रकार से इन्होंने जन्म दिया। तो इन्हें जेल भी जाना पड़ा था, और पुलिस के अत्याचारों से भी सहने के बाद भी इन्होंने दृढ़ संकल्प लिया था कि सरकार को समझाने में सफलता भी इनको अंत में मिल ही गई, है ना। और मेघा पाटेकर को उनकी सेवाओं के लिए उन्हें अनेक प्रकार के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो आप कह सकते हो कि नर्मदा नदी पर एक विशाल बांध के निर्माण। जी, ये मेघा पाटेकर मध्य प्रदेश की रहने वाली थी ना? जी जी। या महाराष्ट्र की? नहीं, इन्होंने मेघा पाटेकर जी MPPSC में इनका विभिन्न विभूतियों में जिक्र है, तो वहाँ पे ये लिखा है ये मध्य प्रदेश की रहने वाली है। तो कुछ अच्छा। किताबें महाराष्ट्र की बताती हैं। देखिए, मेघा पाटेकर का नाम अभी आपको अगर हम बात करें तो किस में आप लोग को देखने को मिला है? MPPSC का सिलेबस है सर उसमें। यूपीएससी वाला क्या बोला है? MPPSC में क्या है, विभिन्न विभूतियों में, मध्य प्रदेश की विभिन्न विभूतियों में मेघा पाटेकर का नाम है। तो उनका जो मतलब संबंध है वो मध्य प्रदेश से बताया जाता है। अच्छा, और कुछ जगह हमें मिलता है जो है मुंबई, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है। तो आप ना यहाँ पे अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का नाम लगाए, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। ठीक है, महाराष्ट्र NCERT किताब में महाराष्ट्र ही मिला है। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपका सही रहेगा। अब ध्यान से सुनिए, मेघा पाटेकर का निर्माण अगर हम बात यहाँ पे नर्मदा नदी के एक विशाल बांध के निर्माण के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन जो वर्ष हुआ वो 1985 में शुरू हुआ। सबसे शक्तिशाली जन आंदोलन था ये। ठीक है, और वह नदी जो मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है। तो गुजरात में सरदार सरोवर बांध नदी, देखिए ये पेपर में आता है, ठीक है, कि सरदार सरोवर बांध नदी के सबसे बड़े बांधों में से एक है, और यह आंदोलन के पहले केंद्र बिंदुओं में से एक माना जाता है। तो ये गुजरात में, कहाँ पर है ये? गुजरात में है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह नर्मदा बांध परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य था उपर्युक्त राज्यों, जैसे उपर्युक्त राज्य कौन कौन सा था, तो मध्य प्रदेश था, गुजरात था और महाराष्ट्र था। ठीक है, उपर्युक्त राज्यों के लोगों की सिंचाई और बिजली प्रदान करने के संबंध में था। तो सरदार सरोवर बांध और नर्मदा सागर पर प्रस्ताव लगभग 25 लाख से अधिक, है ना, लोगों को भी स्थापित करना था।
और उसके बाद अगर हम बात करें तो आंदोलन की शुरुआत मेघा पाटेकर ने की थी। मेघा पाटेकर का जन्म 1 दिसंबर 1954 में, पेपर में नहीं आता है, और वह किसानों, मजदूरों, आदिवासी, दलित और भारत में अन्याय का जो है सामना करने वाली महिलाओं द्वारा उठाए गए जो विभिन्न महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों थे उस पर काम करने वाली भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थी। और मेघा पाटेकर भारत में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के प्रमुख संस्थान TISS के पूर्व छात्रा भी रही हैं। ठीक है, इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। एक बार बताइए मेघा पाटेकर के बारे में। सर अब इनके बारे में आप लोगों से अगर कोई पेपर में प्रश्न आने वाला है तो कौन कौन सी चीज़ें आएंगी उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। मैं आपको इधर बता देता हूँ। चलिए, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, मेघा पाटेकर के संबंध में। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, मेघा पाटेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारक हैं। ये भारतीय राजनीतिज्ञ भी हैं। मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक कहा जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के क्या कहे जाती हैं? ये संस्थापक कही जाती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है तो भी इन्हीं का नाम आता है, मेघा पाटेकर का नाम। ठीक है, और किस नदी पर किया था इन्होंने तो ध्यान रखिएगा आप लोग उस नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। बांध पूछेगा कौन सा बांध है तो क्या बताएंगे? बांध कौन सा है? सरदार सरोवर। ओके, ये बात याद रखेंगे। और 3 राज्य कौन कौन से हैं इसमें? एक MP है, एक गुजरात है और एक महाराष्ट्र। ये आपको 3 राज्य ध्यान रखना है। ठीक है, मेघा पाटेकर के बारे में अगर हम बात करें तो पाटेकर ने शहर की झुग्गी पुनर्वास योजना में बिल्डरों द्वारा भ्रष्टाचार और अत्याचार का आरोप लगाया है और इन्होंने झुग्गी पुनर्वास अथॉरिटी द्वारा उचित जांच होने तक 6 परियोजनाओं को रोकने का आह्वान भी किया था, है ना। 6 परियोजनाओं को रोकने का आह्वान भी किया था। और विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कौन सा है? विश्व का, ठीक है, विश्व का, दुनिया का पहला बांध विरोधी आंदोलन पूरे शहर के पास एक मुला मुठा नदी है। ठीक है, पूरे शहर में दुनिया का पहला मुला मुठा नदी के संगम पर स्थित जो मुलसी बांध है उसी के खिलाफ हुआ था, जो 1920 के दशक में शुरुआत हुआ था, मुलसी सत्याग्रह। और इसकी जो नेतृत्व करता थे सेनानी पांडुरंग थे, है ना, पांडुरंग थे। और एक पत्रकार थे जिनका नाम था जो है विनायक राव। ठीक है, वो था दुनिया का। तो पता चले आप इसको लगा के आ जाए तो ये दुनिया का नहीं है। भारत के मिट्टी में अगर हम बात करें, एक बार रिपीट कर रहे हैं आप इसको, जो विश्व का पहला बांध, हाँ, दुनिया का पहला बांध विरोधी, पहला बांध विरोधी, हाँ, मुला मुठा नदी के संगम पर स्थित, ठीक है, स्थित मुलसी बांध, ठीक है, इसके खिलाफ हुआ था। सन 1920 की दशक में, 1920 के दशक में मुलसी सत्याग्रह की शुरुआत हुई। मुलसी सत्याग्रह की शुरुआत हुई। नेतृत्वकर्ता में अगर हम बात करेंगे पांडुरंग का नाम और विनायक राव का नाम, विनायक राव का नाम, यह आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। सर, ये मुलसी बात कौन से स्टेट में है?
मुल्सीबाद आपका पुणे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। पुणे, ठीक है। अच्छा, हाँ, और आप इसको ध्यान रखेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? 1980 के दशक में, 1980 के दशक में। 1985 है ना सर? नहीं, आपको 1980 लगाइए। देखो 1985 जो है इस देश के 4 राज्यों में बेसिकली, जो पहले यह जो चलाया गया था गुजरात से कहाँ तक के चलाया गया था? गुजरात से बताइए आप। और महाराष्ट्र। नहीं, गुजरात तो बाद में, गुजरात से मध्य प्रदेश। हाँ, नहीं, महाराष्ट्र का नाम नहीं, गुजरात से मध्य प्रदेश पहले था। बाद में जो 1985 वाली प्रक्रिया आप जोड़ रहे हैं, वहां आप महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश जोड़ेंगे 1985 में, ठीक है। 1985 में मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई? मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत सर 1985 क्या सर? महाराष्ट्र गुजरात? कौन सा मिट्टी बचाओ आंदोलन? नहीं सर, आप 1985 जिसका बता रहे हो, 1985 वाला सर आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। ओके। मध्य प्रदेश में एक तवा बांध के कारण, ठीक है, जो मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी सन 1977 में, 1977 में, 1977 में। ये किसने किया था सर, मिट्टी बचाओ आंदोलन? मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत आप नोट करिए, जो है सदूर, एक नाम आता है नेता सदूरू करके, नोट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख दीजिए, आप लोग लिख लीजिए, नाम आता है एक, ठीक है, सदूरू करके, ठीक है। भूमि संरक्षण के संबोधित करने और स्वस्थ मिट्टी की वकालत करने की शुरुआत वैश्विक लेवल पे इन्हीं के द्वारा की गई थी, ठीक है। कौन से बांध पे था ये? तवा बांध। कौन सा बांध? तवा बांध, ठीक है। मिट्टी बचाओ आंदोलन था। अब बताइए, यहां पर आपको समझ में आ गया मेघा पाटेकर के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी? जी सर। हाँ, मेघा पाटेकर के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 1980 और 1985 वाला भी ध्यान रखेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्ष 1985 से देश के 4 राज्यों हेतु महत्वपूर्ण सरदार सरोवर परियोजना का विरोध कर दिया गया, जिसमें से आपका नाम महाराष्ट्र वहाँ पे शामिल हुआ है। और फिर उसके बाद जो 1980 वाला है मेघा पाटेकर वाला, राज्य कौन था? सॉरी, 3 राज्य, ठीक है। कौन से राज्य? 3 राज्य। कौन कौन से राज्य रहेंगे? तीनों? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हाँ, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी जो दो आपको बताया मैंने, शुरुआती वाला वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें आपका वही इम्पोर्टेंट माना भी जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू 1980 में हुआ ना? 1980 से, हाँ, 1980 से। लेकिन कुछ किताबों में 85 का जिक्र है सर, 85 का। 85 बेसिकली जब महाराष्ट्र जोड़ा गया है तब, जब महाराष्ट्र जोड़ा गया था तब, ठीक है। अब देखते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। क्लियर? अब देखते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। अरविंद केजरीवाल के बारे में आप सबको पता ही होगा अच्छे से कि
अरविंद केजरीवाल एक कर्मठ और सामाजिक कार्यकर्ता जो सरकार के अधिकार पारदर्शिता लाने के लिए इन्होंने कार्य किया था। आप देख सकते हैं केजरीवाल एक कर्मठ समाज कार्यकर्ता हैं जो सरकार में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कार्य कर रहे हैं और उन्हें निम्नतम स्तर पर सूचना का अधिकार आंदोलन चलाने और सरकार की लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए 2006 में इन्हों जो है मैग्सेज पुरस्कार जो है दिया गया है अरविंद केजरीवाल को। ठीक है, अब अरविंद केजरीवाल के बारे में आप देखें तो दिल्ली में नागरिक आंदोलन की परिवर्तन की स्थापना 2000 में किया था। दिल्ली में नागरिक आंदोलन परिवर्तन की स्थापना कब किया है केजरीवाल ने, तो 2000 में इन्होंने किया था। जनवरी 2000 में इन्होंने काम से विश्राम ले लिया और दिल्ली आधारित एक नागरिक आंदोलन परिवर्तन की स्थापना कर दी जो एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए काम करता था। इसके बाद फरवरी 2006 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूरे समय के लिए सिर्फ परिवर्तन में ही काम करने लगे। अरुणा राय, गोरेलाल मनीषी और कई अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्होंने सूचना अधिकार अधिनियम के लिए एक अभियान शुरू कर दिया जो जल्द ही एक मूक सामाजिक आंदोलन बन गया। दिल्ली में सूचना अधिकार अधिनियम 2001 में पारित किया गया और अंत में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संसद ने इसे 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम यानी जिसको RTI कहते हैं आप लोग, ये पारित हो गया। ठीक है, तो इसमें आपसे प्रश्न बनेगा UGC और या तो MP सेट में कि नागरिक आंदोलन परिवर्तन की स्थापना कब हुई? 2000 में। किसने किया? तो अरविंद केजरीवाल ने किया है। ठीक है, यही इसमें एक इम्पोर्टेंट तथ्य है। ठीक है, बाकी इन्होंने जो अभियान चलाया था वो सूचना के अधिकार में यानी जो सूचना अधिकार अधिनियम है उसमें इन्होंने एक अभियान चलाया था लोगों को जागरूक करने के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, ये था। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे 2006 में उन्होंने पूरे भारत में RTI के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान शुरू किया और दूसरों को प्रेरित करने के लिए केजरीवाल ने अब अपने संस्थान के माध्यम से RTI पुरस्कार की शुरुआत भी कर दी। तो सूचना का अधिकार गरीब लोगों के लिए वो महत्वपूर्ण ही है, साथ ही आम जनता को व्यावसायिक लोगों के लिए भी यह उतना ही महत्वपूर्ण होगा। आज भी कई भारतीय सरकार के निर्वाचन की प्रक्रिया में निष्क्रिय दर्शन भी बने हुए हैं और अरविंद सूचना के अधिकार के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकार का प्रश्न पूछने की शक्ति देता है। कौन? RTI। और अपने संगठन परिवर्तन के माध्यम से वे लोगों को प्रशासन में सक्रिय रूप से हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं और RTI को आम नागरिकों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनने लंबा समय लगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने हमें दिखाई दिया है कि वास्तव में इसके एक संभव रास्ता था। मतलब इनको बारे में अगर बात किया जाए तो RTI में इन्होंने अपनी एक अहम भूमिका निभाया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। ठीक है, इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इस बात को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतनी बात बताइए आप लोगों को क्लियर है? एक बार बताइए। चलिए, यस सर। अब ये RTI के बारे में थोड़ा सा दिया गया है। वर्ष 2002 में संसद में सूचना का जो है सूचना के अगर हम बारे में बात करें यहाँ पे तो सूचना की स्वतंत्रता की बात करते हैं, है ना, 2002 में। और फिर इसकी विधेयक फ्रीडम ऑफ जो है इंफॉर्मेशन बिल पारित हुआ 2002 में। जनवरी 2003 में राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, लेकिन इसकी नियमावली बनाने के नाम पर इसे लागू नहीं किया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने मंजूरी तो दे दिया था लेकिन लागू नहीं हुआ था। राष्ट्रपति ने कब दिया था? 2003 में दिया था। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA की सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम किए गए जिसमें वादों के बारे में बात किया गया और पारदर्शिता युक्त बात की गई। और यहाँ पे आप देखें कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए 12 मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में इसे पारित कर दिया गया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी थी। 12 अक्टूबर 2005, ये डेट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 12 अक्टूबर 2005 जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में ये लागू हो गया था। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट लाइन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कानून के राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए पूर्व 9 राज्यों
ने पहले से ही लागू कर रखा था, जिसमें से तमिलनाडु है, गोवा है। तमिलनाडु गोवा ने 1997 में, कर्नाटका की बात करते हैं तो 2000 में, दिल्ली की बात होती है तो 2001 में, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 2002 में, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो 2004 में लागू किया गया था। तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों से ये जो है क्रम लगाने को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, कौन कब आया है ना। इस चीज़ को आप लोग खास कर ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्रम आप लोग ध्यान रखेंगे, राज्यों के आधार पे क्रम पूछ लिया जाता है ना। तो ध्यान है, तमिल गोवा में कब, 1997 में, कर्नाटक में कब, 2000 में, दिल्ली में 2001 में, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र 4 ऐसे हैं। ये किस में आता है तो 2002 में, जम्मू कश्मीर में 2004 में, याद रखेंगे। उसके बाद ये अब सब आरटीआई के है। विश्व में सबसे पहले अगर हम बात करें देशों को लेकर तो स्वीडन ने जो है सूचना का अधिकार कानून 1976 में लागू किया, जबकि कनाडा में 1982 में, फ्रांस में 1978 में, मैक्सिको में 2002 में, भारत 2005 में। तो ये आप देख सकते हैं देशों के रूप में, जो विश्व की बात हो रही है देशों में, वहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले स्वीडन का नाम आता है, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे पे फ्रांस, चौथे पे मैक्सिको, पांचवें पे भारत आता है। ये आप भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, आरटीआई के बारे में। यहाँ पर क्लियर, एक बार बताइए। जी सर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा आप सब लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जी सर। ये देखिए सब आरटीआई के बारे में दिया गया है, अभी मैं कंटेंट आपको भेज दूंगा, आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आरटीआई एक्ट है यहाँ पे, ठीक है। इसमें कैसे जानकारी ली जाती है, फीस देख सकते हैं कितनी लगाई जाती है, 10 रुपये फीस लगाई जाती है। कितने रुपए होती है फीस, 10 रुपये। आरटीआई जब लगाएंगे आप लोग तो 10 रुपये। आप लोगों में से किसी ने लगाया भी था SGPGI में, है ना, तो 10 रुपये फीस बताए भी थे। सर मैं लगा चुका हूँ आरटीआई 150 से ज्यादा। अच्छा चलिए, आरटीआई एक्टिविस्ट। हाँ 10 रुपये फीस आती है ना, कितने, 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर खरीद लो एक, तो लगा दो। सबसे आसान तरीका है 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर। हाँ अब बात कर लेते हैं सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, है ना। सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में सन 1971 में, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में जिक्र कर रहे हैं हम लोग, सुंदरलाल बहुगुणा। तो सन 1971 में अगर हम बात करें तो शराब की दुकानों को खोलने के लिए, ठीक है, शराब की दुकानों को खोलने से रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने 16 दिन तक का अनशन किया था। चिपको आंदोलन के कारण वे विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी, बयार, और मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने का आधार है। ये इनका एक प्रकार से स्लोगन था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे सभी लोग सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, है ना। तो इनसे प्रश्न हम लोगों से पेपर में जो है पूछा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में। पर्यावरण चिंतक हैं ये, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कहलाते हैं। इन्होंने हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के संरक्षण के लिए बहुत संघर्ष किया है। उसकी पत्नी भी इसके आंदोलन में जो है जुड़ी हुई थी, ठीक है, आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा के साथ में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो इस जो है सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, तो इनका जो है गढ़वाल ज़िले के छोटे से गांव में एक मरोड़ा गांव है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की, ठीक है। और इनका विवाह जो है बिमला बहुगुणा से हुआ और दोनों के 3 बच्चे थे, ठीक है, और दोनों के 3 बच्चे थे। आपको बता दूं कि सुंदरलाल बहुगुणा ने 21 मई 2021 को सुंदरलाल बहुगुणा की मृत्यु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश एम्स में हुआ था, 21 मई 2021 को। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना भी होगा आई थिंक न्यूज़ में, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में। इनकी प्रसिद्धि चिपको आंदोलन पर्यावरण से था, उसी के रक्षक में थे। ये स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार भी थे। इन्हें 3 पुरस्कार से जो है दिया गया है। एक पुरस्कार इनको मिला था राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 1984 में दिया गया था, और एक पुरस्कार इनको मिला था वृक्ष मानव पुरस्कार करके, और ये पुरस्कार 1985 में दिया गया था। और एक पुरस्कार इनको जो मिला था पद्म विभूषण करके मिला था, और वह पुरस्कार जो है 2009 में दिया गया था,
ठीक है, सुंदरलाल सर ये बहुगुणा। सीएम भी रहे हैं क्या? नहीं नहीं, सीएम नहीं रहे, ठीक है, सीएम नहीं। अब सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के संबंध में अगर हम बात करें तो 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली के एक प्रारंभ चिपको आंदोलन और अहिंसक आंदोलन था। जो चिपको आंदोलन में लोग जो है वृक्षों के चारों ओर खड़े होकर चिपके हुए थे और उनसे वृक्षों की कटाई को रोकने की बात करते थे। और ये ध्यान रखिएगा कि भागीरथी नदी पर टिहरी बांध विरोध आंदोलन के संबंध में सुंदरलाल बहुगुणा की भी भूमिका मिली थी देखने को। सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड के टिहरी बांध विनाशकारी परिणामों को देखते हुए उसका विरोध किया था। ठीक है, आज़ाद भारत के लगभग 75 दिन जो है आज़ाद भारत के लगभग 74 दिनों के लिए जो है उपवास किया था, 74 दिनों के लिए उपवास। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो इनका पर्यावरणों में अगर योगदान देखने को मिलता है तो 3-4 बातें हैं, ध्यान रखिएगा। एक, ऋषि गंगा की बाढ़ में इनका नाम आता है, ऋषि गंगा की बाढ़। और एक नाम आता है टिहरी बांध के खिलाफ, टिहरी बांध के खिलाफ। और एक नाम आता है चिपको आंदोलन। और एक नाम आता है वृक्षों की रक्षा। 4 जगह इनका नाम जो है हमें देखने को मिलता है, इनका योगदान 4 जगहों पे रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें सुंदरलाल बहुगुणा में क्या क्या चीज़ें और आती है। भारत के एक महान पर्यावरण चिंतक और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। हिमालय के पर्वतीय वृक्षों के वनों के संरक्षण के लिए संघर्ष किया था और उनकी एक पत्नी भी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। अब देखिए, इस आंदोलन के बारे में बात करें तो ये एक अहिंसक आंदोलन था, मैंने बताया भी अभी भी है। 1973 उत्तर प्रदेश के चमोली जिले और अब उत्तराखंड में स्थित है, यह शुरू किया गया था वहाँ पे। आंदोलन का नाम चिपको वृक्षों में जो है वृक्षों के आलिंगन के कारण पड़ा था, क्योंकि आंदोलन के दौरान ग्रामीण द्वारा पेड़ों के गले लगाना और वृक्षों को कटने से बचाना, उसके चारों ओर मानवीय घेरा लगाया या मानवीय घेरा बना लिया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे ये बीच में वृक्ष है, ठीक है, ये वृक्ष है, तो इसके तरफ जो है चारों तरफ क्या थे, आदमी जो है चिपके हुए थे, है ना, इस तरीके की जो जिक्र किया गया था इसमें। फिर जंगलों के संरक्षित करने हेतु महिलाओं के सामूहिक एकत्रीकरण के लिए इस आंदोलन का सबसे ज़्यादा याद किया भी जाता है। और इसके अलावा जो है इससे समाज की अपनी स्थिति के बारे में उनके दृष्टि से बदलाव लाने की बात की गई थी इसमें। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी जीत लोगों के वनों के अधिकारों के बारे में जागरूकता था और समझाना था कि कैसे जमीनी स्तर पर सक्रियता परिस्थिति और साझा प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में नीति निर्माण की प्रभावित कर सकती है। ठीक है, वर्ष 1981 में 30 डिग्री ढलान से ऊपर और 1000 जो है 1000 MSL यानी मध्य समुद्री तल से ऊपर के वृक्षों की व्यावसायिक कटाई पर प्रतिबंध को प्रोत्साहित किया गया था। ठीक है, यानी मोटिवेट किया गया था। अब ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है चिपको आंदोलन की, कि थोड़ा सा जूम करूं। अब बताइए, दिखाई दे रहा है स्क्रीन? अब देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा एक बिश्नोई आंदोलन 1700 के दौरान में देखने को मिलता है। और राजस्थान की बात करें, खिजड़ी और मरवाड़ क्षेत्र में आता है। प्रमुख की बात करते हैं तो अमृता देवी का नाम आता है। विवरण ये था कि खिजड़ी जोधपुर राजस्थान में सन 1730 के आसपास अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में लोगों ने राजा के आदेश के पारित पेड़ों से चिपक कर उनको बचाने के लिए आंदोलन जो है चलाया गया था। ठीक है, इसी आंदोलन के लिए, है ना, ये तो आंदोलन इसके लिए था। ठीक है, ये बिश्नोई आंदोलन का था। चिपको आंदोलन जो था 1973 का था। ये उत्तराखंड सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट का भी नाम हमें देखने को मिलता है। चंडी प्रसाद भट्ट उत्तराखंड चमोली जिले के सन 1964 में गोपेश्वर में एक दशोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की थी। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, चंडी प्रसाद का भी हमें देखने को मिल जाता है कहीं कहीं। क्या नाम आता है? दशोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना सन 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट की भूमिका देखने को मिलती है। कालांतर में चिपको आंदोलन के मृत जो है मात्र संस्था
बनी और इन्हें रोमन मैग्सेस पुरस्कार भी दिया गया है। 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। 2013 में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। चिपको आंदोलन का आरंभ या वनों की कटाव को रुकाव में चंडी प्रसाद भट्ट की भूमिका सन 1973 से ही देखने को मिली थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 77 वर्ष की उम्र के बावजूद भी उनके अंदर उत्साह बना हुआ था, किसी नौजवान से वो कम नहीं थे, 77 वर्ष होने के बावजूद भी ये। ठीक है, बड़े एक्टिव पर्सन थे ये। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे आज़ादी के बाद उन्हें चिपको आंदोलन को, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, चिपको आंदोलन को प्रेरित किया और जिसमें चमोली और उत्तराखंड में गौरा देवी सहित कई महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें काटने से बचाया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो गौरा देवी का भी नाम कभी कभी हमें देखने को मिलता है, सुंदरलाल बहुगुणा का भी नाम मिलता है, चंडी प्रसाद भट्ट का भी नाम मिलता है, तो आप इन्हीं का नाम लगाएंगे। भारत के गांधीवादी, पर्यावरणीय और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो देख सकते हैं साइलेंट वैली करके आपको एक नाम आ रहा है। ठीक है, तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट है 1978 का है। ये केरल की कुंती पूज नदी पर है। केरल शास्त्र साहित्य और परिषद जो है सुगाथा कुमारी और केरल में साइलेंट वैली मोमेंट केंद्र मुख्य परियोजना के तहत कुंतीपूज नदी पर एक बिजली बांध है ना के निर्माण के विरुद्ध किया गया था ये साइलेंट वैली जो प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसके बाद जंगल बचाओ आंदोलन था, सन 1982 का था। बिहार के सिंहभूम जिला में था और सिंहभूम की जनजाति थी इसमें। यह आंदोलन प्राकृतिक सालवन के सागौन के बदले में सरकार में फैलने का जो है इसी के खिलाफ जो है लगाया था। ठीक है, जंगल बचाओ आंदोलन 1982 वाला। सागौन के वृक्ष की जगह कौन सा वृक्ष लगा रहे थे? नहीं, सागौन के वृक्ष लगा रहे थे वहाँ पे, काट के वृक्षों को काट के सागौन के वृक्ष लगा रहे थे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? एक बार बताइए आप लोग। यस सर। हाँ, इसको भी आप लोगों को जो है ध्यान रखना पड़ेगा और इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये सारी की सारी चीज़ें हमसे पेपर में जो है पूछे भी जाते हैं, ये सब सारे सवाल वगैरह, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद आता है एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन की बात करें तो 1983 का नाम आता है। एपिको आंदोलन 1983 का नाम आता है कर्नाटका में और लक्ष्मी नरसिम्हा का नाम आता है। प्राकृतिक पेड़ों की कटाई के रोकने के लिए सागवन और नीलगिरी के पेड़ों पर व्यावसायिक वानिकी के खिलाफ यह आंदोलन चलाया गया था, एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें टिहरी बांध की तो 1980 और 90 में उत्तराखंड के टिहरी पर भागीरथी और भिलगंगा नदी पर यह जो है चलाया गया था आंदोलन। और टिहरी बांध विरोधी संघर्ष समिति सुंदरलाल बहुगुणा और बीरा दत्त जो है सकलानी का नाम हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें तो 1980 से लेकर वर्तमान तक है। महाराष्ट्र देखो, गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 1985 आप यहाँ पे लगाइएगा जब ये तीनों नाम का आएगा। बेसिकली तीनों नाम तो आते ही नहीं, लेकिन 1980 ही वर्तमान आपका करेक्ट रहेगा। मेघा पाटेकर, अरुंधति राय, सुंदरलाल बहुगुणा और बाबा आमटे का नाम हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। इस चीज़ को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक हाल ही के आंदोलन है ये सब। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन स्ट्राइक्स है, 2019 का है। छात्रों द्वारा दिल्ली और मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई आदि मेट्रो शहरों में जो है इसको चलाएगा। मुख्य भूमिका अगर हम बात करें तो ग्रेटा थनबर्ग और बिट्टू के आर की रही है। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी ये पेपर में अभी तक किसी में नहीं पूछा गया है। सांस लेने का अधिकार का आंदोलन है, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। 5 नवंबर 2019 इंडिया गेट नई दिल्ली से और लियोनार्ड डी कैप्रियो ने चलाया था। नई दिल्ली के पिछले 2 वर्षों से सबसे प्रदूषित शहर बना है और इसका वायु गुणवत्ता इंडेक्स 494 तक गिरा है ना, ये देख सकते हैं आप। और फिर उसके बाद आपका अगर हम बात करें तो देहिंग पटकाई बचाओ आंदोलन है, ये अप्रैल 2020 का है। तिनसुकिया असम में स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर रोहित चौधरी का नाम आता है, आदिल हुसैन का नाम आता है, रणदीप हुड्डा जो बरुआ और जाधव पिएंग को भारत के जंगल मैन के रूप में जाने जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, जंगल मैन के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, जाधव,
ठीक है, जादव पियंग को। और अखिल असम छात्र संघ की बात करें और अखिल असम मटक यूथ संघ की बात करें तो इनके द्वारा ये चलाया गया, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं देहिंग पटकाई बचाओ आंदोलन अप्रैल 2020 में नेशनल बोर्ड फॉर द चाइल्ड लाइफ जो है वाइल्ड लाइफ द्वारा जो है नॉर्थ ईस्टर कोल फील्ड को एक अभ्यारण्य में कोयला खनन की अनुमति देने के कारण शुरू किया गया था देहिंग पटकाई बचाओ आंदोलन। और जो है आर्य बचाओ आंदोलन है 2019 और 20 में चलाया गया आर्य राष्ट्रीय उद्यान मुंबई से। और मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की मेट्रो की 3 कार शेड के लिए आर्य कॉलोनी में वृक्षों की कटाई के खिलाफ था ये, ठीक है, आर्य बचाओ आंदोलन में ये चलाया गया। और सुंदरबन बचाओ अभियान है ये, और ये भी आप देख सकते हैं मई 2020 की है। सुंदरबन विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वन है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की डेल्टा के क्षेत्र में स्थित है। यह एक ऑनलाइन अभियान है, ठीक है, मई 2020 में आया। चक्रवात जो है अम्फान वर्ष 1737 के बाद सबसे भीषण चक्रवात था जो सुंदरबन के विनाशक चिन्ह पर छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें केवल कब ये वह आए हैं इनका जो है आंदोलन, बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। संदीप पांडे के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। संदीप पांडे जो है लखनऊ के पास लालपुर में एक, आपने नाम सुना भी होगा, आशा की शिक्षा, आशा की शिक्षा। तो संदीप पांडे का जिक्र आप लोगों को आशा शिक्षा में देखने को मिलता है जब भी कभी आशा वही जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होता है। हाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से ही रिलेट है वो। तो आशा की शिक्षा का संस्थापक के रूप में अगर किसी को जाना गया है तो संदीप पांडे को ही। ये बेसिकली सुविधा वंचित जो सीमांत लोगों का सशक्तिकरण करना, गरीब और अपने हितों के लिए आवाज़ उठा सके और गांधीवादी मानवतावादी तरीकों से अपने कार्यों को जो है वो आगे बढ़ा सके। आशा परिवार की स्थापना बेसिकली इन्होंने जो है दलितों की जातिगत बाधाओं को दूर करना, सरकारी भ्रष्टाचार का उजागर करना, ग्रामीण क्षेत्र के एक प्रौद्योगिकी या विकास करना, इन सब चीज़ों में जो है संदीप पांडे जी की भूमिका हमें देखने को मिली थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रजातंत्र को मजबूत करने की दिशा में सभी नागरिकों की सूचना का अधिकार में मिले, इसका उन्होंने कार्य किया। स्थानीय क्षेत्रों में सरकारी भ्रष्टाचार, जातिवाद, दलित शोषण के खिलाफ इन्होंने मुहिम चलाई। 2005 में इन्होंने दिल्ली भारत से मुल्तान और पाकिस्तान एक मैत्री यात्रा भी की थी। और 1999 में पोखरण से सारनाथ तक की पैदल यात्रा परमाणु जो है निरस्त्रीकरण के लिए एक संदेश भी दिया। आजकल आधुनिक शिक्षा की प्रणाली के विरोध, परमाणु और निरस्त्रीकरण के पक्ष में आंदोलन करने की चर्चा भी किया। सरकारी योजनाओं में से व्याप्त भ्रष्टाचार से आम जनता को निजात दिलाने के लिए आपने घूसा नामक एक आंदोलन भी प्रारंभ किया था इन्होंने ही, घूस को घूसा नामक आंदोलन। आशा परिवार की स्थापना सन 1991 में संदीप पांडे ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पीएचडी लेकर भारत जब लौटे तो उसी समय आईआईटी के कानपुर के प्रधानाध्यापक बन गए और वहीं उन्होंने जैसी सोच वाले दोस्तों के साथ मिलकर आशा परिवार नामक संस्था की गठन कर दिया 1991 में। और किसान बाबूराव, ये तो दूसरा नाम आ गया, ठीक है। तो ये था आपका संदीप पांडे के बारे में जो यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली 1999 में परमाणुकरण के प्रभाव से प्रति जागरूकता को लेकर बात इन्होंने किया, है ना। और यात्रा लगभग 1000 किलोमीटर की किया था इन्होंने, पोखरण से सारनाथ तक में 1000। 2002 में जो गुजरात दंगा हुआ था उसके बाद शांति संदेश के लेकर भी चिरुट से अयोध्या तक इन्होंने पथ यात्रा किया था, है ना। गांधी की जो है अस्थाई और सतत प्रगति के लिए कार्यरत थे और उनके प्रयासों से इन्होंने जो है सामुदायिक संगठन तकनीकी से जुड़े जो कार्य थे उनको किया था संदीप पांडे ने। इसलिए आपको ये पूछा जाता है, जैसे बाबा एक देखो, आप ये भी ध्यान रखेंगे सभी लोग, बाबा आमटे ने व्यक्तिगत समाज कार्य और सामुदायिक संगठन के माध्यम से काम किया था, ठीक है, एक बात ये। और जो सामाजिक सेवाओं को लेकर बात करने वाले थे, जहाँ पे इन्होंने कम्युनिटी के साथ साथ ग्रुप को भी इन्वॉल्व किया था, मेघा पाटेकर ने यूज़ किया था। और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चिपको आंदोलन में भूमिका निभाया तो सामुदायिक संगठन की पद्धति को लागू किया था। और संदीप पांडे जी की बात आती है तो संदीप पांडे ने जो सामुदायिक संगठन की तकनीकी है उससे जुड़े हुए कार्यों को किया था इन्होंने, कम्युनिटी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
हो कि चले गए हो सभी लोग, बताओ। है सर। हो। सर हैं चलो, सर ये। तो अब इस, हाँ बस थोड़ा सा और रह गया, 2-3 स्लाइड और रह गई है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, 2-3 स्लाइड और है। जी सर। किशन बाबूराव हजारे का नाम आता है तो यह एक भारतीय समाज जो है समाज सेवी हैं। अधिकांश लोग इन्हें जो है अन्ना हजारे के नाम से जानते हैं, किशन बाबूराव हजारे को ही, अन्ना हजारे को। तो अन्ना हजारे का नाम ये आ गया है। तो 1992 में, ठीक है, ये 1 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 2 है। 1992 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया और सूचना के अधिकार के लिए कार्य कर रहे में से ये एक प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं। लोकपाल विधेयक को पारित करने के लिए अन्ना जी ने 16 यानी ये 16 है, ठीक है, 16 अगस्त 2011 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था, ठीक है, 2011, ठीक है, ये 2011 लिखा हुआ है, ठीक है। और रालेगंज सिद्धि इन्हीं से संबंधित है, ठीक है। और मैंने आपको रालेगंज सिद्धि के बारे में थोड़ा सा जिक्र भी किया था, है ना, कि पद्मस्थान के दौरान वह अपने गांव रालेगंज सिद्धि आते हैं और वह चट्टान पर बैठकर गांव को सुधारने के बाद सोचा, और सन 1978 में, ये 1 है, 9 है, ये 7 है, ये 8 है, स्वैच्छिक सेवा निवृत्त लेकर रालेगंज सिद्धि या रालेगंज आकर उन्होंने समाज कार्य प्रारंभ कर दिया था। तो भारत के पश्चिम में स्थित है महाराष्ट्र और उन्हीं के अहमदाबाद जिले में परेनर तहसील में स्थित एक गांव जो नाम है जो नाम है रालेगंज सिद्धि, और ये पुणे से लगभग 87 किलोमीटर की दूरी पे है। और रालेगंज सिद्धि की अगर हम बात करें तो 182.31 जो है हेक्टेयर में ये बसा हुआ है, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब इन्होंने, मैंने अभी आपको बता भी रहा था कि महाराष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन की बात होती है तब इनका नाम हमें देखने को कब मिलता है, सन 1991 में, 1991 में मिलता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा अन्ना हजारे जी का, ठीक है। महाराष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन के बारे में जब बात होती है तो ये भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है, भारतीय हैं ये, ठीक है। इनका जन्म 15 जून 1937 में हुआ था, मराठा किसान परिवार में इनका हुआ था। स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक थी कॉल टू द यूथ फॉर नेशनल, ठीक है, और उसी को इन्होंने खरीदा और खरीद के पढ़ाई किया अन्ना हजारे जी ने। फिर उनके अंदर जो है एक परिवर्तन जैसे जो चीज़ें दिख रही थी उस तरीके से उन्होंने जो है समाज कार्य में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में अपनी भूमिका निभाने लगे। तो अन्ना हजारे की कौन सी किताब, स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी किताब थी उसको आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, मैं नोट कर देता हूँ, कॉल टू द यूथ फॉर नेशंस, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 1975 में भी अगर हम बात करें तो सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने नेतृत्व में मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्षारोपण, सीढ़ीदार खेती, कृषि और वर्षा आदि पानी के संचयन की नहरों की खुदाई के लिए जो कार्यक्रम चलाए थे वो सन 1975 में हमें देखने को मिले थे, है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो सूचना का अधिकार का आंदोलन था जो 1997 से लेकर 2005 तक की भूमिका हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, जिसमें अन्ना हजारे जी ने भी मुंबई के आज़ाद मैदान में अन्ना हजारे जी ने आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और यहाँ पर जो है इन्होंने 12 दिन तक आमरण अनशन किया था, ठीक है। आवाज़ तो नहीं जा रही ना आप लोगों के पास बैकग्राउंड मेरे यहाँ से? जी आ रही है। बैकग्राउंड डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है कोई क्लास? नहीं कम है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जो 2003 का था, मैंने अभी आपको बता भी रहा था, ठीक है। तो इसमें 4 जो है भ्रष्टाचारी नेता पाए गए थे, सुरेश दादा, जैन नवाब मलिक, विजय कुमार गावित और पदम सिंह पाटिल को भ्रष्टाचार बताकर उन्हें जो है खिलाफ जो है मुहिम छेड़ दिया गया, भूख हड़ताल पर बैठ गए और इनको अंत में क्या देना पड़ा, त्याग पत्र ही देना पड़ा अपने जॉब से, है ना। आयोग में जब सुरेश चंद्र जैन के खिलाफ आरोप तय किए गए तो भी त्याग पत्र उनको भी देना पड़ गया था, ठीक है। ये थी। फिर उसके बाद जन लोकपाल विधेयक की बात होती है। नागरिक लोकपाल विधेयक के निर्माण के लिए जारी यह आंदोलन अपने अखिल भारतीय स्वरूप में 5 अप्रैल 2011 को समाज सेवी अन्ना हजारे ने
उनके साथियों के जंतर मंतर में शुरू किया था। अनशन के साथ ये आरंभ हुआ और जिसमें से मैक्सिस पुरस्कार के विजेता भी रहे। अरविंद केजरीवाल भारत की पहली महिला प्रशासनिक अधिकारी जो थी किरण बेदी भी थी। प्रसिद्ध लोक धर्मी वकील भी थे, प्रशांत भूषण भी थे, आदि भी लोग शामिल रहे हैं इनके साथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि लोकपाल जन विधेयक जो है कब आया था, 5 अप्रैल 2011 वाला, ये डेट आपको ध्यान रखना है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध की बात हुई रही है। तो यहाँ पर भारत में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था जिसके द्वारा देश के भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कानून भी की मांग की गई थी, है ना। ये भी इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, बट आप महाराष्ट्र भ्रष्टाचार जन आंदोलन और सूचना का अधिकार और महाराष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जो 2003 का था और लोकपाल विधेयक आंदोलन जो 5 अप्रैल 2011 का था, ये आप ध्यान रखिए खासकर। ठीक है, तो यहाँ आपका जो है ये करेक्ट हो गया सारा, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बाबा आमटे, चंडी प्रसाद भट्ट, मेघा पाटेकर और अन्ना हजारे, ये सभी जो हैं आते हैं स्वतंत्रता के बाद वाले में नाम। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम, मेघा पाटेकर, बाबा आमटे, है ना। तो कल हम लोग जो है तो थ्योरीज करेंगे, सोशल वर्क की थ्योरीज कौन कौन सी हैं, थ्योरीज के बारे में कल क्लास हम लोग 6:30 बजे करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर इससे संबंधित प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, जैसे थ्योरीज समाप्त हो जाएगी फिर हम लोग यूनिट नंबर 1 से आप लोगों से टॉपिक भी चर्चा करेंगे। चुनौतियाँ जो है ना वो 1 दिन की क्लास है सोशल वर्क की, वो भी कवर हो जाएगा, केवल 1 दिन की चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही।